बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन के सिलसिले का आज का हमारा 10वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डैज़ के मुख्तलिफ मोड्स को। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपसे ब्लॉक साइफर्स की प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया था। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ब्लॉक साइफर्स की ये थी कि ब्लॉक साइफर जो हैं ये एडेप्टेबल भी हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि इनको हम मुख्तलिफ मोड्स ऑफ ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को अचीव करने के लिए। तो आज इंशाल्लाह हम इन मोड्स ऑफ ऑपरेशन को देखेंगे कि कैसे एक ब्लॉक साइफर को हम मुख्तलिफ मोड्स ऑफ ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं, और स्पेसिफ़िकली हम एग्ज़ाम्पल लेंगे डैज़ के मोड्स की। तो चलते हैं। अच्छा, जो पहला हमारा तकरीबन 4 किस्म की जो है ना मोड्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये मुख्तलिफ मोड्स आपको मिलेंगे अगर आप सर्च करें। हर एक को यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो है ना ये हम डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी है। तो इंशाल्लाह हमें यहाँ इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि मुख्तलिफ मोड जो हैं डैश के, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले जो है हम इसमें ECB को डिस्कस करते हैं। ECB, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक भी कहते हैं, ये इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक कोड बुक की तरह काम करता है। अच्छा, कोड बुक से मुराद क्या है? कोड बुक से मुराद ये है कि लेट्स से हमने एक प्लेन टेक्स्ट को जो है ना एनक्रिप्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस बुक से जो है ना एक कोड उठाएंगे, उस कोड को यूज़ करते हुए फिर उस प्लेन टेक्स्ट को हम एनक्रिप्ट करेंगे। अब अगर हम जो है ना दूसरे प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करना चाहते हैं, दोबारा हम जो है ना इस बुक को देखेंगे और यहाँ से एक दूसरा कोड उठाएंगे, फिर जो है ना उस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करेंगे। इस तरह जितना भी प्लेन टेक्स्ट को हम या जितने भी प्लेन टेक्स्ट को हम एनक्रिप्ट करना चाहें, हम करेंगे क्या कि इस बुक से जो है ना जो इसमें कोड दिए गए हैं उनको यूज़ करेंगे और हम अपने डेटा को एनक्रिप्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। कोड आप ये समझ लें कि ये हमारे पास वो कीज़ हो गई जिनको हम यूज़ करेंगे डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। यानी जब भी हमें प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करना हुआ, हम इस बुक में से कीज़ उठाएंगे और जो है ना अपने डेटा को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करेंगे। अब ECB भी इसी तरीके से काम करता है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास ब्लॉक साइज़ है वो क्या है? 64 बिट। 64 बिट का ब्लॉक जो है वो एल्गोरिथम में हम इंटर करेंगे की के साथ। अच्छा, फिर ये क्या करेगा, उससे जो है ना साइफर टेक्स्ट को जनरेट करेगा। अब इसमें एक बात ये है कि जब भी हम जो है ना प्लेन टेक्स्ट को इंटर करेंगे और जो की हमें दी गई है उसको हम इंटर करेंगे, तो हमें हमेशा के लिए वही साइफर टेक्स्ट जो है मिलेगा। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, उसको हमने एल्गोरिथम में इंटर किया और साथ में हमने की भी इंटर कर दी। अब आउटपुट में हमारे पास साइफर टेक्स्ट जो है ना जनरेट हुआ। दोबारा जो है ना हम क्या करते हैं, उसी प्लेन टेक्स्ट को इंटर करते हैं, ठीक है, और उसी की को हम जो है ना इंटर करते हैं, तो सेम साइफर टेक्स्ट जो है वो हमेशा के लिए हमारे पास प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट जो है ना दूसरी बार डिफरेंट किस्म का साइफर टेक्स्ट जो है ना हमें मिले, बल्कि वही साइफर टेक्स्ट हमें मिलेगा जो कि हमें पहली दफ़ा मिला था। अब ECB जो है कुछ इश्यूज़ भी हैं इसमें। सबसे पहला इशू तो पैडिंग का है। पैडिंग के हवाले से हमने ये कहा था कि अगर आपका प्लेन टेक्स्ट जो है वो मल्टीपल ऑफ ब्लॉक साइज़ नहीं है, यानी फिक्स्ड ब्लॉक साइज़ में वो कन्वर्ट ना हुआ, कुछ बिट्स आपकी बाकी रह गई, तो फिर आपने करना ये है कि पैडिंग करनी है। कुछ रिडंडेंट बिट्स हम ऐड करेंगे ताकि जो ब्लॉक साइज़ है उसको हम मेंटेन कर सकें। तो एक तो ये इशू है यहाँ पे। अच्छा, ECB के हवाले से कुछ खुसूसियात भी हैं इसकी। एक तो ये है कि ये ईज़ीएस्ट है, ठीक है, और दूसरा ये है कि ये फास्टेस्ट मोड है। अच्छा, लेकिन कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं कह लें, या कुछ डेंजर्स भी हैं इसकी। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें रैंडमनेस जो है ना उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए। रैंडमनेस के हवाले से डियर स्टूडेंट्स हमने ये बात डिस्कस की थी कि क्रिप्टोग्राफी के हवाले से जितनी रैंडमनेस ज़्यादा होगी उतनी ही हमारी कीज़ जो हैं वो सिक्योर जनरेट होंगी, उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हमें मिलेगी। ACB की केस में ये है कि आपको उतनी रैंडमनेस नहीं मिलती, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसका दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, अगर आपके पास डेटा जो है बड़ी मकदार में है, उसको आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना ECB बेस्ट ऑप्शन नहीं है। वजह उसकी ये है कि इसको जो है ना ईज़िली क्रैक्ड किया जा सकता है।
तीसरी बात ये है कि इसको हम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि ये एक फास्टेस्ट एल्गोरिथम है और ईज़ीएस्ट मोड भी है। तो जो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डेटा है उसको एन्क्रिप्ट करने के लिए ये सूटेबल है। अच्छा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा से मुराद ये क्या है? जैसे पिन्स हो गई आपकी, आपने अपना एटीएम कार्ड यूज़ किया होगा, एक पिन आप एंटर करते हैं 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल। अच्छा, इस किस्म की पिन्स को अगर हमने एन्क्रिप्ट करना है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या कीज़ वगैरह जो हैं, छोटी कीज़, नंबर ऑफ़ कीज़ अगर हमारी स्मॉल हैं, ठीक है ना? या नंबर ऑफ़ कीज़ को अगर हम एन्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है ना हम क्या कर सकते हैं, ईसीबी मोड को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो था डियर स्टूडेंट्स पहला मोड। जो दूसरा मोड है उसको हम कहते हैं साइफ़र ब्लॉक चेनिंग मोड। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें जो है ना चेनिंग का कंसेप्ट यूज़ होता है। चेनिंग का कंसेप्ट कैसे यूज़ होता है? इसकी एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन को अब हम देखते हैं, वहाँ से ये बात जो है ना क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एन्क्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो ये है, इन स्टेप्स पर मुश्तमिल है, लेकिन एक डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने सीबीसी मोड के थ्रू डेटा को एन्क्रिप्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। अच्छा, इस डायग्राम में स्टेप नंबर 1 में ये है कि ये जो ऊपर का रजिस्टर है, अच्छा इसमें ये हमारा जो रजिस्टर है इसको हम कहते हैं टॉप रजिस्टर, जबकि ये जो हमारा रजिस्टर है इसको हम कहते हैं बॉटम का रजिस्टर। स्टेप नंबर 1 में हमने ये करना है कि टॉप रजिस्टर में हमने एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर रखना है। ये आईवी या इनिशियलाइजेशन वेक्टर और कुछ नहीं, ये आपकी एक रैंडम नंबर है, ठीक है? रिमेंबर, हमने रैंडम नंबर के हवाले से काफ़ी बातें डिस्कस की। तो ये एक रैंडम नंबर होगा जिस पर सेंडर और रिसीवर मुत्तफ़िक होंगे। यानी सेंडर और रिसीवर ने करना क्या है कि डेटा को एन्क्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने से पहले एक रैंडम नंबर जो है ना वो चूज़ करना है। दोनों इस बात पे एग्री होंगे कि भाई ये रैंडम नंबर हम जो है ना यूज़ करेंगे इनिशियल पहले राउंड को शुरू करने से पहले। तो ये आईवी हमारे पास एक रैंडम नंबर हो गया जिसको सेंडर और रिसीवर चूज़ करेंगे। अब सेंडर जो है ना उसको क्या करेगा, इस टॉप के रजिस्टर में पुट कर देगा। अच्छा, फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करेगा, ये रैंडम नंबर यहाँ पे आएगा। इधर से जो है ना हमारे प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक्स आएंगे, ठीक? पहला ब्लॉक आया प्लेन टेक्स्ट का, वो XOR हुआ। डियर स्टूडेंट्स, ये वही XOR है जिसको हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो स्टेप नंबर 2 में ये होगा कि प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक आया, वो इस रैंडम नंबर के साथ XOR हुआ, इसका जो भी रिजल्ट है उसको हम बॉटम के रजिस्टर में पुट कर देंगे। अब स्टेप नंबर 3 में होगा ये कि जो की सेंडर और रिसीवर ने सीक्रेट की आपस में शेयर की थी, वो यूज़ करते हुए जो है ना की को क्या करेगा, एन्क्रिप्शन के एल्गोरिथम में से गुजारेगा। यानी इधर ये जो ई है ये हमारे पास एन्क्रिप्शन का एल्गोरिथम है, यहाँ से की आई, ऊपर से ये बॉटम रजिस्टर की वैल्यू आई, ठीक है ना? अच्छा, अब जब एन्क्रिप्शन का एल्गोरिथम परफॉर्म करेगा इन दो इनपुट पे तो आपके पास जो साइफर टेक्स्ट का पहला ब्लॉक है वो जनरेट होके आएगा। अब स्टेप 4 में हमने करना क्या है, साइफर टेक्स्ट की ये जो साइफर टेक्स्ट के पहला ब्लॉक हमें मिला था, इसकी एक कॉपी जो है ना अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले रजिस्टर में रिप्लेस कर देंगे। यानी पहली वाली वैल्यू जो है वो ख़त्म, डिलीट हो गई। अब नई वैल्यू जो है हमारे पास ये वो साइफर टेक्स्ट का पहला ब्लॉक वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा इसकी दूसरी कॉपी जो है ना हम क्या कर देंगे, रिसीवर की तरफ जो है ना वो सेंड कर देंगे। अच्छा, अब फिर क्या होगा, ये अमल रिपीट होगा। ये इसकी जो वैल्यू थी, ठीक है ना, जो साइफर टेक्स्ट हमने यहाँ पे पुट किया था वो नीचे आएगी। अब प्लेन टेक्स्ट का दूसरा ब्लॉक यहाँ पे आएगा, वो XOR होगा। जो रिजल्ट होगा उसको हम बॉटम के रजिस्टर में रख देंगे। फिर यहाँ से की को हम एंटर करेंगे एन्क्रिप्शन के एल्गोरिथम में, यहाँ से बॉटम रजिस्टर की वैल्यू आएगी और हमारे पास जो C2 ब्लॉक है साइफर टेक्स्ट का वो जनरेट होके आएगा। अब C2 को के साथ भी हम वैसे ही करेंगे, एक कॉपी इसकी इधर आ जाएगी, जो टॉप रजिस्टर है उसमें जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको रिप्लेस कर देगी और दूसरी कॉपी जो है ना हम क्या करेंगे, वो रिसीवर की तरफ सेंड कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, इधर से इस अमल से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो चेनिंग का कंसेप्ट है वो यहाँ पे हमें मिल रहा है। यानी जो आपका साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो उसमें चेनिंग का कंसेप्ट पाया जाता है। लेट्स से C1 जो है वो क्या है, वो कनेक्टेड है C2 के साथ। या अगर हम इस तरह करें, लेट्स से हम 3 साइफर टेक्स्ट के ब्लॉक लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा, C3 जो है वो कनेक्ट है C2 के साथ, C2 जो है वो कनेक्ट है C1 के साथ। तो ये देखें, ये चेनिंग का कंसेप्ट यहाँ पे मिल रहा है, ये एक दूसरे के साथ क्या है,
चेन के बंधे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इधर से भी ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि देखें, दोबारा जब हमने प्लेन टेक्स्ट के दूसरे ब्लॉक को एन्क्रिप्ट किया तो किसके थ्रू एन्क्रिप्ट किया, जो पहला साइफर टेक्स्ट था उसके थ्रू हमने जो है ना, सॉरी एन्क्रिप्ट नहीं एक्सऑर किया, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना हमने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया। तो इधर जो है ये आपस में ये जो साइफर टेक्स्ट के ब्लॉक्स हैं ये कंप्यूटेशनली क्या हैं, चेन्ड हैं आपस में। अच्छा, ये तो हो गया एन्क्रिप्शन का अमल। अब जो डिक्रिप्शन का अमल है उसको भी हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल है बहुत। ये जो C1 हमारे पास आया था, एक कॉपी इधर आई थी, ठीक है। अच्छा, इधर जो टॉप का रजिस्टर है इसमें अब रिसीवर क्या करेगा, वो IV पुट करेगा जिस पर ये दोनों एग्री हुए थे, ठीक है। वो रैंडम बिट्स यहाँ पे पुट कर देगा। अब वो रैंडम बिट्स यहाँ से नीचे इधर आएंगी, ठीक है ना। अब C1 जो है, C1 की जो पहली कॉपी थी, जो साइफर टेक्स्ट का पहला ब्लॉक था, वो इधर आएगा डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम के पास। अच्छा, यहाँ से जो है ना की इंटर होगी जिसको सेंडर और रिसीवर ने शेयर किया था आपस में, ये वो हमारी सीक्रेट की है। अब स्टेप नंबर 2 में ये होगा कि डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम इन दो इनपुट्स को लेगा, यानी साइफर टेक्स्ट का पहला ब्लॉक और इस की को, जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा, रिजल्ट जो है उसको बॉटम के रजिस्टर में सेव कर देगा। अब ये रिजल्ट जो है यहाँ से ऊपर जाएगा और इधर से जो है वो हमारी रैंडम बिट्स जो आई हुई थी वो आएंगी, वो XOR होंगी स्टेप 3 में। जो प्लेन टेक्स्ट का पहला ब्लॉक है P1 वो रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये काम करने के बाद स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि इस C1 की एक कॉपी अब क्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और इस जो टॉप का रजिस्टर है उसमें जो भी वैल्यू थी IV की उसको रिप्लेस कर देगी। फिर ये अमल सारा रिपीट होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से ये जब C1 ऊपर आया तो दूसरी जो हमारे पास C2 का साइफर ब्लॉक था वो रिसीव हुआ। उसकी अब जो हमारे पास दूसरा जो C2 है साइफर टेक्स्ट का दूसरा ब्लॉक, वो अब डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम में जाएगा। यहाँ से की इंटर होगी, ये एक्शन जो भी इसने परफॉर्म करना है वो करेगा, रिजल्ट हमारे पास इधर स्टोर हो जाएगा, ये रिजल्ट ऊपर जाएगा। अब यहाँ से जो है ना हमारे पास क्या आएगी, C1 जो साइफर टेक्स्ट 1 था वो उसका डेटा यह हमारे पास आएगा, वो XOR होगा इसके रिजल्ट के साथ जो बॉटम रजिस्टर की वैल्यू थी, और P2 जो है ना हमारे पास जनरेट होके आएगा। तो ये प्रोसेस जो है रिपीट होता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि सारा डेटा जो है डिक्रिप्ट ना हो जाए। अब डियर स्टूडेंट्स, जो चेनिंग का कंसेप्ट है उसका भी आपको पता लग गया होगा कि ये डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, ये तो था हमारा CBC जो मोड है वो। अब हम डिस्कस करेंगे CFB मोड, साइफर फीडबैक मोड। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये भी वही चीज़ है जो पीछे अभी हमने डिस्कस की। ये समझ लें कि ये काम करने का एक दूसरा तरीका है, यानी वही काम करने का एक दूसरा तरीका है, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन है। तो ये CFB भी जो है ना साइफर फीडबैक मोड, ये इस एल्गोरिथम की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ी सी जो है ना चेंजेस हैं। अभी आपको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, इसके थ्रू अगर हम इंक्रिप्शन करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये देखें, ये फिर इधर वो IV आया जिसका हमने जिक्र किया। टॉप के रजिस्टर में जो है ना रैंडम बिट्स हमारे पास आ गई IV की, ठीक है। वो IV का जो डेटा था वो आ गया। अब ये यहाँ से इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम में आएंगी। ये स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ये हमारे पास इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम है, ये वो सीक्रेट की है जिसको यूज़र सेंडर और रिसीवर ने आपस में शेयर किया है, वो यहाँ से आएगी। इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम जो है उसने इनपुट लिया इस की को और टॉप रजिस्टर की वैल्यू को, जो भी एक्शन था उसने परफॉर्म किया और रिजल्ट जो है वो बॉटम के रजिस्टर में रख दिया। अब यहाँ से हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का पहला ब्लॉक आएगा, लेट्स से P1, ठीक। इस रजिस्टर से जो भी वैल्यू थी इस रजिस्टर में वो यहाँ से नीचे आएगी, वो क्या होंगी, XOR होंगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये एक मिस प्रिंट है, ये एरो का निशान जो है इस तरफ है, ये ऐसे है, ठीक है ना। ये जो भी वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी वो हमारा C1 जो पहला साइफर टेक्स्ट का ब्लॉक होगा वो जनरेट होगा। अब उसके साथ भी हमने वही करना है, एक कॉपी चली जाएगी, हम सेंड कर देंगे रिसीवर की तरफ, दूसरी कॉपी जो है ना उसको हम रिप्लेस कर देंगे टॉप के रजिस्टर में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है। तो इस तरह ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक कि हमारे सारे प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक्स जो हैं वो क्या हो जाएं, वो एनक्रिप्ट ना हो जाएं। अच्छा, अब इधर जो है ना आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि इधर भी तो चेनिंग का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है जैसे पिछले दफ़ा यूज़ हुआ था, बस सिर्फ थोड़ा हमने स्लाइटली चेंज किया है इनक्रिप्शन के अमल को। तो ये तो इनक्रिप्शन का तरीक़ाकार था। अब
जो डिक्रिप्शन का अमल है वो भी वैसे ही है। C1 यहाँ से रिसीव होगा, रिसीवर को साइफर टेक्स्ट का पहला ब्लॉक। अच्छा, इधर क्या है, वो IV पड़ा हुआ है जिस पर सेंडर और रिसीवर ने एग्री किया था। IV ये जो टॉप का रजिस्टर है, इसमें जो भी IV पड़ा हुआ है, जो भी डेटा पड़ा हुआ है, ये रैंडम बिट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो इधर आएंगी स्टेप नंबर 2 में इस एन्क्रिप्शन के एल्गोरिथम की तरफ। अच्छा, अब इधर एक बात आपने ये नोट करनी है कि इधर भी हम एन्क्रिप्शन का ही एल्गोरिथम जो है ना यूज़ कर रहे हैं, यानी जो एल्गोरिथम हमने वहाँ पे यूज़ किया था वही एल्गोरिथम हम अब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, ये इधर भी एन्क्रिप्शन का एल्गोरिथम है और इधर भी एन्क्रिप्शन का एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हमें जो हमारा मकसद है वो अचीव हो जाएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि सेम एल्गोरिथम आप यूज़ कर सकते हैं एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के अमल को परफ़ॉर्म करने के लिए। सिर्फ़ आपने करना ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको जो है ना चेंज करना है। तरीक़ाकार थोड़ा-सा हमने चेंज कर दिया, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम एक ही एल्गोरिथम यूज़ करें एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के अमल को परफ़ॉर्म करने के लिए, जैसा कि हमने इधर किया है, ठीक? अच्छा, लेकिन नॉर्मली हम करेंगे यही कि एन्क्रिप्शन का एल्गोरिथम हमारा मुख्तलिफ होगा और डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि वो क्लोज़ली रिलेटेड होता है एन्क्रिप्शन के एल्गोरिथम से, और इस बात को हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, तो अब ये होगा कि जो ऊपर के रजिस्टर में वैल्यू पड़ी है वो इधर आएगी, यहाँ से सीक्रेट की वैल्यू एंटर होगी। ये एल्गोरिथम जो भी इसने एक्शन परफ़ॉर्म करना है वो परफ़ॉर्म करेगा, रिज़ल्ट हमारे पास बॉटम के रजिस्टर में आ जाएगा। अब जो C1 की एक कॉपी है वो इधर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो बॉटम के रजिस्टर की वैल्यू थी वो आएगी, XOR ऑपरेशन परफ़ॉर्म होगा और प्लेन टेक्स्ट जो हमारा P1 पहला ब्लॉक था वो जनरेट होगा। अच्छा, अब स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, ये जो C1 रिसीव हुआ था इसकी एक कॉपी अब चली जाएगी जो टॉप का रजिस्टर है, उसमें जो भी वैल्यू पड़ी हुई है IV की उसको रिप्लेस कर देगी। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमारे सारे ब्लॉक्स जो हैं प्लेन टेक्स्ट के वो हमें मिल ना जाएँ, ठीक? तो ये तो CFB मोड के एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने का तरीका था। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स अपने आखिरी मोड की तरफ चलते हैं जिसको हम काउंटर मोड भी कहते हैं या हम CTR मोड भी कहते हैं। अच्छा, ये एक पहली जो बात यहाँ पे लिखी हुई है कि CTR मोड और कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम ये कहें कि इसको हम काउंटर बेस्ड वर्जन ऑफ CFB मोड भी कह सकते हैं फीडबैक के अलावा, यानी फीडबैक का जो ऑप्शन है उसको अगर हम हटा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, काउंटर बेस्ड वर्जन ऑफ CFB मोड बन जाता है। अच्छा, अब इधर जो है सेंडर और रिसीवर क्या करेंगे, एक काउंटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। काउंटर में जो भी वैल्यू पड़ी होगी सेंडर और रिसीवर जो हैं इस वैल्यू को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अच्छा, इधर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि काउंटर में जो वैल्यू आपकी पड़ी हो वो सीक्रेट हो, बल्कि आपने क्या करना है, सेंडर और रिसीवर ने काउंटर को सिंक्रोनाइज़ करना है लाज़मी। यानी ये लेट्स से ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है। इधर सेंडर का काउंटर है और इधर जो है ना रिसीवर का काउंटर है। अब ये दोनों क्या करेंगे, काउंटर में जो वैल्यू पड़ी है उसको शेयर करेंगे। ये वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई सीक्रेट वैल्यू हो, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि सेंडर का काउंटर और रिसीवर का काउंटर ये लाज़मी आपस में सिंक्रोनाइज़्ड होने चाहिए। अगर ये सिंक्रोनाइज़्ड नहीं होंगे तो फिर जो है ना हमारे पास जो डिक्रिप्शन का अमल है वो क्या होगा, उसमें एरोनियस बिट्स जो हैं वो जनरेट होके आएँगी, ये हमारे पास रॉन्ग बिट्स जो हैं फिर वो क्या होंगी, जनरेट होंगी। अच्छा, अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, सिंपल है बहुत, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1 में क्या है, ये सेंडर का काउंटर है और ये हमारे पास क्या है, रिसीवर का काउंटर है। अच्छा, ये भी आप ये समझ लें कि इधर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो क्या है, ये IV की तरह की वैल्यू पड़ी है, यानी कुछ रैंडम बिट्स जो हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये भी जैसे पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किया कि सेंडर और रिसीवर क्या करेंगे, वो एग्री होंगे कि भाई हमने इनिशियल वैल्यू जो है काउंटर की कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। ये वो IV हो गया दोनों का। अच्छा, अब इधर जो है ना एन्क्रिप्शन का एल्गोरिथम है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में जो भी इस रजिस्टर में वैल्यू थी वो आएगी, यहाँ से वो सीक्रेट की वैल्यू आएगी जिसको सेंडर और रिसीवर ने शेयर किया है कम्युनिकेशन करने से पहले। अच्छा, ये जो एन्क्रिप्शन का एल्गोरिथम है, जो भी एक्शन इसने परफॉर्म करना है, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, बॉटम के रजिस्टर में आएगा।
अब स्टेप नंबर 3 में होगा ये कि प्लेन टेक्स्ट का पहला ब्लॉक P1 यहाँ से आएगा, वो XOR होगा बॉटम रजिस्टर की वैल्यू के साथ। हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो C1 यानी साइफर टेक्स्ट का पहला ब्लॉक होगा। उसको हमने क्या कर दिया, सेंड कर दिया रिसीवर की तरफ, ठीक। अच्छा, अब रिसीवर की तरफ ये जो काउंटर था उसमें भी यही ये IV वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, सेम जो यहाँ पे यूज़ हुई थी। वो IV वैल्यू यहाँ पे आएगी स्टेप नंबर 6 में और इनक्रिप्ट होगी। अच्छा, इधर से की जो शेयर की थी इन दोनों ने उसकी वैल्यू आएगी और ये जो रजिस्टर है इसमें जो भी वैल्यू पड़ी हुई है काउंटर की वो यहाँ से आएगी। ये जो एन्क्रिप्शन का एल्गोरिथम है इस पे जो भी एक्शन है उसने परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट है वो यहाँ पे स्टोर कर देना है बॉटम के रजिस्टर में। ये फिर वही बात डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें इधर भी हमने एन्क्रिप्शन का एल्गोरिथम यूज़ किया है, इधर भी हमने एन्क्रिप्शन का एल्गोरिथम यूज़ किया है। यानी एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन का अमल जो है उस वो हमने एक ही एल्गोरिथम से अचीव किया। तो जैसे पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किया, आप ये काम कर सकते हैं, ये भी मुमकिन है। अच्छा, अब साइफर टेक्स्ट का जो पहला ब्लॉक है वो यहाँ पे आया, यहाँ से बॉटम रजिस्टर की जो भी वैल्यू थी वो आई। अच्छा, स्टेप नंबर 7 में ये XOR हो गई, दोबारा आपको प्लेन टेक्स्ट का जो पहला ब्लॉक है वो मिला। अब हम क्या करेंगे, जो काउंटर है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो एक कॉपी इधर आ गई उसकी इंक्रीमेंटेशन के बाद और दूसरी कॉपी जो है ना वो इधर आ गई इंक्रीमेंटेशन के बाद। क्यों? रिमेंबर वो सिंक्रोनाइजेशन वाली बात हमने की थी कि सेंडर और रिसीवर ने जो है ये काउंटर की जो वैल्यू है यानी ये काउंटर इनके जो है ये लाजमी सिंक्रोनाइज होने चाहिए। तो इन इंक्रीमेंटेशन के बाद जो काउंटर की वैल्यू आएगी एक कॉपी उसकी इधर आ जाएगी और दूसरी कॉपी इधर आ जाएगी। ये अमल रिपीट होता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि आपका सारा डेटा जो है ना इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट नहीं हो जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो डैश के मुख्तलिफ मोड्स थे। अब आपको इतना अंदाज़ा लग गया होगा कि जो ब्लॉक साइफर्स हैं इनको हम मुख्तलिफ मोड्स ऑफ ऑपरेशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक। अच्छा, अब आज के लेक्चर तक बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह।